दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की पहली सर्जन जनरल डॉक्टर निगार जौहर खान का ताल्लुक किस घराने से है? मजहबी बैकग्राउंड रखने वाली और सख्त पर्दे की पाबंद पठान फैमिली की बेटी निगार जौहर ने कैसे आर्म्ड सर्विसेज को ज्वाइन किया? वहाबी फिरके पंजपीरी के बानी शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब की नवासी निगार जौहर खान का एक कैप्टन से लेफ्टिनेंट जनरल तक का सफ़र कैसा था? बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट गिराने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट जैकल का आगाज करने वाले ISI के मेजर आमिर और निगार जौहर खान एक दूसरे के क्या लगते हैं? हमें लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर खान का कामयाब अस्करी कैरियर तो नजर आता है, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने दुख उठाए हैं? तो दोस्तों, आज हम अपने फौजी कैरियर के आगाज में ही वालिदैन और बहन भाई की हादसाती मौत और बादज़ां अपने शोहर की जुदाई का सदमा बर्दाश्त करने वाली बाहिम्मत खातून लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर निगार जौहर खान की बायोग्राफी डिटेल में जानने वाले हैं। आगाज चैनल की इस नई वीडियो में खुश आमदेद। मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आगाज। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी के इलाके पंजपीर में कर्नल अब्दुल कादिर खान के घर में पैदा होने वाली निगार जौहर खान इस वक्त अफवाज पाकिस्तान में 3 स्टार जनरल की हैसियत से सर्व कर रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक पहुंचने वाली पाकिस्तानी तारीख की इकलौती खातून निगार जौहर के हवाले से आपको ये जानकर हैरत होगी कि उनका ताल्लुक एक कट्टर मजहबी घराने से है। वहाबी फिरके अशातुत तौहीद व सुन्ना के बानी शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर डॉक्टर निगार जौहर के नाना थे, जबकि अशातुत तौहीद व सुन्ना के मौजूदा अमीर मौलाना मोहम्मद तैयब उनके मामू हैं। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि अशातुत तौहीद को आम जबान में मुमाती फिरका या पंजपीरी कहा जाता है। कालदम तहरीक नफाज शरिया के मुल्ला फजलुल्लाह और सूफी मोहम्मद समेत कई अस्करियत पसंद मौलाना ताहिर के मदरसे में पढ़ते रहे और 80 की दहाई में होने वाली अफगान जंग में उनके मदरसे से जिहादी तैयार किए जाते थे। मौलाना तैयब के भाई मेजर आमिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर निगार जौहर के मामू ISI के स्टेशन हेड मेजर मोहम्मद आमिर ऑपरेशन मिडनाइट जैकल के रूह रवां थे। यही मेजर आमिर बाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिकमेंडेशन पर सूबे सरहद के वजीर आला सरदार मेहताब अब्बासी के खसूसी मुशीर भी बनाए गए थे। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर के वालिद आर्टिलरी ऑफिसर थे जो कर्नल के ओहदे पर काम करते रहे, जबकि उनके शोहर भी आर्मी ऑफिसर थे जो मेजर के रैंक से रिटायर्ड हुए। मजहबी घराने में परवरिश पाने वाली निगार जौहर ने मौलाना कबीर से कुरान मजीद का नाजरा पढ़ा। मौलाना साहब बच्चों पर तशद्दुद करने के हवाले से मशहूर थे, लेकिन निगार जौहर हमेशा से अपना सबक याद करके जाया करती थी और उनका शुमार लाइक बच्चों में होता था। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने अपने बचपन के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के तमाम सूबों और शहरों में रही हूँ। असली तालीम की बात कर ली जाए तो निगार जौहर ने अपनी इब्तदाई तालीम रावलपिंडी कैंट के लाल कुर्ती इलाके में वाक़या कॉन्वेंट हाई स्कूल से हासिल की। निगार जौहर के वालिद ही उनकी इंस्पिरेशन थे और वो उन्हें ही आइडियलाइज करती थीं। अपने वालिद साहब को फौजी यूनिफॉर्म में देखकर उन्होंने फैसला किया था कि वो डॉक्टर बनकर फौज में जाएंगी। निगार जौहर का ख्वाब तब पूरा हुआ कि जब उन्हें आर्मी मेडिकल कॉलेज का कॉल लेटर आया और वो MBBS करने लगी। निगार जौहर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हमेशा से ही आर्मी डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं फ़ौजी घराने से ताल्लुक़ रखती। मेरे फादर एक पक्के फ़ौजी थे और वो आर्टिलरी में गनर थे, और उनके साथ साथ हम बिल्कुल फ़ौज में जैसे होता है हर तरफ फिरते रहे और फ़ौजी रहे, और बेसिकली हम एक वैल्यू ओरिएंटेड और मजहबी घराने से हमारा ताल्लुक़ है। लेकिन पठान होने की वजह से, जिस तरह पठान फैमिलियों में होता है कि जी जल्दी शादी कर दी जाए और जो है ना घर के चला जाए, तो FSC के बाद इसी तरह मेरे माँ बाप का भी यही ख्याल था कि जी इनकी शादी हो जानी चाहिए, और क्योंकि रिश्ते तो हर फैमिलीज़ में होते हैं, तो लेकिन यह है कि मेरा शोर शराबा मचाने की वजह से कि उनके मुझे पढ़ने का शौक़ था, और फिर मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए मेरी मैट्रिक में FSC में बोर्ड्स में पोजीशंस थी। सो फिर जब मैंने ज़्यादा किया तो मेरी माँ ने कहा कि जी जब ये इतनी मेहनत से पढ़ती रही और इतने इसने नंबर लेती रही, तो ये अब इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी कि हम इसको आगे मेडिकल करने ना दें। अब मैं 1 महीना ही मुझे वहाँ खैबर में हुआ था जब मेरे पास कॉल लेटर आ गया कि जी आप सेलेक्ट हो गई आर्मी मेडिकल कॉलेज में। सो अब फिर चैलेंज था, और चैलेंज ये था कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में कैसे आएँ, क्योंकि मेरे वालिद समझते थे कि जी जो लड़कियां होती हैं इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनका ख्याल करना चाहिए, आउट ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव कह लें, अफेक्शन के, कि वो चाहते नहीं थे कि ये ऐसे उसमें जाए जहाँ इसको बाद में नौकरी करनी पड़े। सो उनको ये कन्विंस करने में फिर टाइम लगा, लेकिन जब वो कन्विंस हो गए तो मैं खैबर मेडिकल कॉलेज छोड़ के आर्मी मेडिकल कॉलेज में आ गई, और जब आ गई, जब 2 साल गुजरे, तो फिर तो वो इतने खुश थे, फिर तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि जी ठीक है, शुक्र है ये इधर आ गई और ये अच्छी है और ये एक प्रोटेक्टेड माहौल है और सिक्योर माहौल है।
پھر ان کو وہ چیزیں اچھی لگنے شروع ہو گئیں. کیونکہ آپ دیکھیں، آپ اگر آرمی میں کہیں، آرمی میں دیکھیں یا سول میں دیکھیں، دونوں پاکستان کے جو حصے ہیں، آرمی میں نے آپ کو بتایا کون سی فیلڈ ہے، آپ کو ہارڈلی کوئی گنی چنی فیلڈز رہ گئی ہیں جس میں آرمی نہیں، جس میں خواتین نہیں ہیں آرمی میں. اگر آپ سول میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی ہائیسٹ باڈیز کون سی ہیں، پارلیمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، پروونشنل اسمبلی ہے، کہاں آپ کو خواتین نہیں نظر آتی. میرا خواب اس وقت پورا ہوا جب مجھے دسمبر 1985 میں کیپٹن ڈاکٹر کے طور پر ایڈمیشن ملا. اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کے دوران وہ CMH راولپنڈی کی کمانڈنٹ اور آرمی میڈیکل کالج کی وائس پرنسپل بھی رہیں. جن دنوں جنرل قمر جاوید باجوہ راولپنڈی کے کور کمانڈر ہوا کرتے تھے، اس وقت ڈاکٹر نگار جوہر CMH جہلم کی کور کمانڈنگ آفیسر تھیں. ان کی ایک کولیگ نے بتایا کہ جنرل نگار کسی بھی دفتر میں ہو تو وہ وہاں 4 مرد آفیسرز کے برابر کام کرتی نظر آتی ہیں. 3 دہائیوں پر مشتمل فوجی کیریئر کے دوران انہیں انتظامی معاملات کا وسیع تجربہ حاصل ہوا. ان کی فوجی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں تمغہ امتیاز اور فاطمہ جناح گولڈ میڈل سے نوازا گیا. لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر خان پاکستانی خواتین کا فخر ہیں جو اپنی قابلیت اور صلاحیت سے اس رینک تک پہنچی ہیں جو مردوں کی قسمت میں خال خال ہی آیا کرتا ہے. داغ دہلوی کا مشہور شعر ہے کہ فلک دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتے ہیں نکارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. شاندار کیریئر کی حامل نگار جوہر کی زندگی بھی اسی شعر سے عبارت ہے. ان کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ شاید وہ لمحہ تھا کہ جب 18 ستمبر 1990 کو انہیں یہ اطلاع دی گئی کہ ان کے والد، والدہ اور 2 بہن بھائی حیدرآباد کے نزدیک ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے ہیں. پورے خاندان میں صرف ایک چھوٹا بھائی رہ گیا ہے جس کی دیکھ بھال اور پرورش کی تمام تر ذمہ داری نگار جوہر پر آن پڑی. 2019 کا سال بھی ان کے لیے آزمائش سے کم نہ تھا جب ہر موڑ پر ان کا ساتھ دینے والے میجر جوہر بھی چل بسے. ان کے انتقال پر لوگوں نے سوچا کہ اب نگار جوہر ٹوٹ جائے گی اور شاید وہ پہلے جیسی نہ رہے، لیکن یہاں بھی انہوں نے سب کو سرپرائز کیا اور محنت اور لگن سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہیں. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. اور پھر ٹی وی چینلز اور اخبارات میں یہ خبر لگی کہ نگار جوہر پاکستانی ہسٹری کی وہ پہلی خاتون بن گئی ہیں جنہیں لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پر پروموٹ کیا گیا ہے. پاکستان کی پہلی سرجن جنرل ڈاکٹر نگار جوہر کی زندگی میں کامیابیاں اور دکھ ساتھ ساتھ چلے. یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر خان کو قدرت نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا. جنرل نگار کی زندگی پر ٹیلی فلم ایک ہے نگار بنائی گئی جسے یوٹیوب پر اس وقت تک کئی ملین لوگ دیکھ چکے ہیں. اس ٹیلی فلم میں اداکارہ ماہرہ خان نے نگار جوہر کا کردار نبھایا. یہ کسی بھی حاضر سروس فوجی آفیسر کی زندگی پر بننے والی پہلی پاکستانی ٹیلی فلم ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.